दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज अपना चर्चा करने वाले हैं अपने 183वें लेक्चर के बारे में, यानी संविधान का ये 33वां लेक्चर है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों 150 लेक्चर में आपको केवल इतिहास विषय पढ़ाया गया। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, निश्चित रूप से दोस्तों चीजें आपको पसंद आएंगी। ठीक है, अगर आज की आप क्लास देखते हैं तो आज हम 5461 से लेकर 5490 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। धीरे धीरे 5500 प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, और आज की टॉपिक मैंने क्या लिया, तो बड़ी अच्छी टॉपिक है दोस्तों, सरकार की निधियां और संसद के सत्र। दो टॉपिक है, क्योंकि निधियां वाला टॉपिक जो बड़ा छोटा था तो मैंने कहा कि इसमें एक और टॉपिक इंक्लूड करके आपको बता ही दिया जाता है। सवाल लेकिन कठिन है। क्यों? मुझे अच्छी तरह पता है, आपको भी अच्छी तरह पता है, आप निधियों के बारे में पढ़ना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों, कि शायद इसलिए कि डिफिकल्ट होगा, शायद इसलिए कि इसमें अनुच्छेद पूछा जाता है, शायद इसलिए कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता, चाहे जो भी रीजन हो। लेकिन आज जब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे पता नहीं क्यों ये चैप्टर हम छोड़ देते थे, ये चैप्टर तो बड़ा आसान है। तो आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे। कुछ सवाल स्क्रीन पर है, बच्चों को लगता है कि पता नहीं चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो सवाल ऐसे ही आते हैं कि राज्यों की आकस्मिक निधि का नियंत्रण किसके पास रहता है। अब मेरी क्लास में क्या है ना, रटना नहीं है, मैं आपको कारण बताऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्रावसान कौन करता है? सत्र का अवसान करना, सत्र को समाप्त करना। सत्र को आहूत कौन करता है? सत्राहूत। सत्राहूत मतलब सत्र को बुलाना। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का, अच्छा दो बार हो गया, किन मांगों द्वारा संचित निधि से धन व्यय किया जाता है? कौन सी मांग की जाती है? संसद का सबसे छोटा सत्र कौन होता है? बच्चों को यही नहीं पता कि संसद में सत्र चलते कितने हैं। ठीक है, तो कहां से आगे बताएंगे। अगला लिख रहा है कि कौन सी निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा ज्यादा होता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपनी क्लास में। याद रखिएगा आप सभी के डिमांड पर दोस्तों यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, बहुत शानदार बैच है। हिस्ट्री में दोस्तों और भी बैच पर हम काम कर रहे हैं, बट अभी मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको दे पा रहे हैं, क्योंकि इसका वेटेज परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, क्योंकि समय समय पर हो सकता है और बैच आ जाए। ठीक है, यहाँ पॉलिटी का भी दोस्तों हमारे पास नया बैच है, और हिंदी का तो जो बैच है दोस्तों, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। पूरे भारत में इससे ज्यादा बेहतर बैच आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइन करके देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आइए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। ज्यादा चर्चा करेंगे तो बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, सर आप अपनी बड़ाई बहुत करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 183वां लेक्चर है। 5461 से लेकर 5490 तक की क्लास करेंगे। दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी टॉपिक? एक तो सरकार की निधियों के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा सत्र के बारे में पढ़ेंगे, संसद के सत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चला जाए, स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल देखिए, सवालों को रटना नहीं है, भूल जाइए कि किसी भी सवाल को रटने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ सवालों को देखना है, उत्तर याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, सुनिए क्या लिखा है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद, क्या लिखा है दोस्तों? उनका अंश देने के बाद। अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो, जब, ठीक है, कोई भी सामान क्या करते हो, जब आप परचेज करते हो, खरीदते हो, तो आप देखते हो उस पर दो तरह की चीजें लगती हैं। एक होता है दोस्तों सीजीएसटी, क्या लगता है दोस्तों? सीजीएसटी, जिसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों एसजीएसटी, जिसको हम स्टेट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसमें जो भी हिस्सा राज्य सरकार का बनता है, वो हिस्सा उनको देने के बाद जो बचा हुआ धन रहता है उसे कहां रखा जाता है? उसे कहां रखा जाता है? तो बचा हुआ धन आके रखा जाता है भारत के संचित निधि में। कहां रखा जाता है? संचित निधि। संचित निधि है क्या दोस्तों? ये गुल्लक है। क्या दोस्तों? संचित निधि क्या है दोस्तों? जिसे हम बचपन में गुल्लक कहते थे। गुल्लक में क्या करते थे दोस्तों? उस गुल्लक में हम पैसे भर के रखते थे ना, और जब कोई मेला वगैरह आता था तो गुल्लक को फोड़ करके पैसे निकालते थे और ढेर सारा सामान खरीदते थे, जी भर के खाते थे, बड़ा मजा आता था, है कि नहीं? ये वैसा ही गुल्लक है दोस्तों संचित निधि। इसी संचित निधि से भारत सरकार अपने खर्चे चलाती है। इस संचित निधि के बारे में उल्लेख कहां है दोस्तों? तो जब आप पढ़ते हो अनुच्छेद 266 ना, वहां पर दोस्तों इस संचित निधि के बारे में बताया गया है। ये जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या महालेखा परीक्षक वगैरह हो गए, महान्यायवादी वगैरह हो गए, महालेखा परीक्षक नहीं, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, महालेखा परीक्षक क्यों नहीं? वो राज्य से संबंधित हैं। यहां हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल के जितने भी पोस्ट हैं। अब कोई बच्चा कहे क्या मुख्यमंत्री को सैलरी इसी से जाता है क्या? नहीं भैया, ये सेंट्रल का कोर्स है, सेंट्रल का गुल्लक अलग है। जैसे पापा का गुल्लक अलग है, बेटा का गुल्लक अलग है। अब मान लीजिए स्टेट को हमने क्या मान लिया? बेटा मान लिया, और फादर किसे मान लिया? सेंट्रल को मान लिया। तो सबका अपना अपना गुल्लक है। वहां के जो अधिकारी हैं उनको वेतन संचित निधि दिया जाएगा, उसी तरह राज्य के जो अधिकारी हैं उनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, क्या रटना है?
कोई रटने वाली बात है क्या? नहीं। सुनो आगे बढ़ो। लिख रहा है राष्ट्रपति, भाई सेंट्रल वाले हैं। लिख रहा उपराष्ट्रपति, ये भी सेंट्रल वाले हैं। लिख रहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओहो, अब देखिए यहां पर महान न्यायवादी न देकर के इनके बारे में दे दिया, ठीक है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों 148 में इनके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 148 में, ठीक है, यहां बताया गया। तो अगर इनका कार्य दोस्तों सेंट्रल से संबंधित है तो इन सभी लोगों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो कहां से दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं आपके केंद्र की संचित निधि से। तो याद रखिएगा इन लोगों का वेतन भत्ता कहां पर भारित होता है दोस्तों? संचित निधि से, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो मैंने अपने दिमाग में रखा था, ठीक है, कि सीएजी को नहीं, वो शायद गलती से स्किप किया गया। सीएजी का तात्पर्य दोस्तों यहां से नहीं था। जब किसी राज्य के प्राधिकारी की बात होती है, ठीक है, जब कभी राज्य के प्राधिकारी की बात होती है तब दोस्तों उनको वेतन, जैसे राज्यपाल कहां का है? राज्यपाल राज्य का प्राधिकारी है, तो उसको दोस्तों कहां से वेतन दिया जाएगा? वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। यहां दोस्तों अलग है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा किन मांगों द्वारा संचित निधि से धन व्यय किया जा सकता है? देखिए मान लीजिए संचित निधि तो हमने कहा गुल्लक है, अब कह रहा है उस गुल्लक से पैसा निकलेगा कैसे, ये धन व्यय कैसे होगा? तो दोस्तों उसके लिए अनुदान मांग की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अनुदान मांग द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अनुदान मांग द्वारा दोस्तों क्या होता है? इस संचित निधि से क्या किया जाता है? धन व्यय किया जाता है। और इसकी अनुमति कौन देता है? तो संसद देती है। जाहिर सी बात है, उस पर अधिकार किसका है? संसद का है, तो संसद देती है। लिख रहा कौन सी निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है? अगर दोस्तों हम यहां संचित निधि की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं संचित निधि की, जिसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 266 में, तो ध्यान दीजिएगा इस संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। लेकिन दोस्तों कौन सी निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है? याद रखिएगा आकस्मिक निधि पर, ठीक है, आकस्मिक निधि पर। एक बात और बताऊं, संचित निधि से पैसे भले संसद के अधिकार में होते हैं, लेकिन जब संसद का सत्र चलेगा तभी तो पैसा निकलेगा। अब मान लीजिए संसद का सत्र न चल रहा हो और अचानक से किसी फंड की जरूरत हो, तब कैसे पैसा निकलेगा? अब भैया अब तो गड़बड़ हो गया। ये वही वाली बात हो गई कि गुल्लक जो है पापा का अलमारी में रखी है, पापा ने मार दिया ताला और पापा घर पे है ही नहीं और आपको पैसा चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आकस्मिक निधि से पैसा निकलेगा। और आकस्मिक निधि किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। जब कोई ऐसा परिस्थिति बन जाए, देखिए यही काम होता था विधेयक वाले केस में, ठीक है, जब कानून बनना होता है तो कानून तो संसद बनाती है, लेकिन जब संसद सत्र में न रहे और तब अचानक से कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। वो अध्यादेश ही कानून बन जाता है। बिना संसद के सत्र में रहते, ठीक है, कानून बन जाता है। लेकिन जब कभी संसद सत्र में आती है तो उसको 6 सप्ताह का समय दिया जाता है कि अब सत्र स्टार्ट हो गया तो 6 सप्ताह के अंदर ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश था इसको कानून में बदल दिया जाए या इसको समाप्त करके इसके स्थान पे नए कानून को लाया जाए। जो भी जैसा हो उस पर विचार विमर्श आवश्यक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं ना संविधान को कोशिश करता हूं अपनी भाषा में पढ़ाना, अपनी भाषा में सिखाना। बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर अगर हम चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है राज्यों की आकस्मिक निधि का नियंत्रण किसके पास होता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आकस्मिक निधि केंद्र की है तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में है और राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद में होता है। भाई भारत का प्रथम व्यक्ति से कहा जाता है और राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल को कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर राज्यों की आकस्मिक निधि है तो उसका नियंत्रण किसके पास होगा? उसका नियंत्रण राज्यपाल के पास होगा। किसके पास होगा दोस्तों? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल यहां राज्य में और केंद्र में कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। दोनों एक जैसे हैं तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है? तो याद रखें दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 267(2) में। किसमें बात करते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 267(2) में दोस्तों बताया गया कि राज्यों की जो आकस्मिक निधि है उस पर किसका नियंत्रण होगा? तो राज्यपाल का नियंत्रण होगा। अगला सवाल, किस विधेयक के अधीन भारत की संचित निधियों में से धन निकाला जा सकता है? करा भाई कौन सा विधेयक होगा? अगर आपसे ही पूछे किन मांगों द्वारा, ठीक है, अगर पूछे किन मांगों द्वारा तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब बताएगा दोस्तों अनुदान मांग द्वारा निकाला जा सकता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, अनुदान मांग द्वारा यह धन निकाला जा सकता है। और अगर पूछे किस विधेयक के द्वारा तब क्या बताएंगे? याद रखेगा दोस्तों विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक पास किया जाता है। उसी विधेयक के बाद दोस्तों यह संचित निधि से धन निकाला जाता है।
एक सवाल और, विनियोग विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 114। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 114 में इसका वर्णन। अनुच्छेद 112 दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत हम बजट की बात करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? याद रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा है, संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से अप्रत्याशित व्यय किया जा सकता है? लिख रहा है दोस्तों, अनुमोदन के बिना। देखिए, अगर लिखे यहां पर कि दोस्तों अनुमोदन से, अगर लिखे यहां पर अनुमोदन से, तो संसद ने अगर अपना अनुमोदन दिया तो मतलब किस पर दिया होगा? विनियोग विधेयक पर दिया होगा, विनियोग विधेयक पर दिया होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना? लेकिन सवाल यहां आपसे उल्टा कर रहा है, सवाल कर रहा है कि बिना संसद के अनुमोदन के। इसका मतलब है संसद सत्र में चली नहीं रही थी, मतलब क्या दोस्तों? आकस्मिक निधि। ठीक है, अगर संसद सत्र में नहीं चल रही है और उस समय किसी फंड की आवश्यकता है, तो फंड कहां से आएगा? फंड आएगा आकस्मिक निधि से। और आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में है? सर, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। अभी छोटी छोटी बात सर हमसे ना पूछिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार या किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है? दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा था कि आकस्मिक निधि का संदर्भ अगर दोस्तों राज्यों से है, ठीक है, राज्यों से है, तो हमने पढ़ा इस पर नियंत्रण कौन करेगा? इस पर नियंत्रण करता है राज्यपाल। और हमने ये भी पढ़ा दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? हमने बताया 267(2) के तहत। ठीक है, और दोस्तों यहां अगर पूछा है तो यहां पर दोस्तों खाली 267 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 267 में केंद्र की बात की गई है और 267 और क्या करना दोस्तों? ब्रैकेट में 2 बनाएगा, क्योंकि उसको उप अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। उसमें दोस्तों राज्य के आकस्मिक निधि के बारे में बात किया गया है। ये आप क्लियर कट याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। करा, किस निधि में नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी जमा कराए जा सकते हैं? तो दोस्तों एक गुल्लक है, उसी में से खर्चा होना, उसी में पैसा डालना। अच्छा एक बात बताओ, संचित निधि से खाली पैसा निकालो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा था राज्य का हिस्सा देने के बाद जो पैसा बचता है उसे कहां डाला जाता है? उसे संचित निधि में डाला जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये संचित निधि में दोनों काम होते हैं। यहां पर पैसे आते भी हैं, यहां पर पैसे आते भी हैं और पैसे जाते भी हैं। दोनों काम यहां पे जरूरी है कि नहीं? और इसके बारे में कहां बताया गया है? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 266 में बताया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है, किस निधि में धन केवल संसद की पूर्व अनुमति से ही खर्च किया जा सकता है? तो देखो, अच्छा करा, किस निधि में धन केवल मतलब बिना अनुमति के तो आप सोच ही नहीं सकते। तो यहां पर हमने क्या कहा दोस्तों? संचित निधि से। संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो याद रखिएगा, विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा, तब जाके यहां से धन निकल सकता है। या दोस्तों अनुदान मांग रखना पड़ेगा, अनुदान मांग रखना पड़ेगा, तब दोस्तों यहां से पैसा निकल सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप चाहते हैं संसद का अनुमोदन के बिना पैसा निकल जाए तो उसके लिए दूसरा फंड है, जिसे हम आकस्मिक निधि के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अनुच्छेद 267 में बताया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगला सवाल, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि है? अरे भाई, यही घिसा पिटा सवाल पूछोगे तो हमारे बच्चों को ये सारी बातें पता है। ठीक है, 266 में ये है। और आकस्मिक निधि अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? आकस्मिक निधि तो बताएगा दोस्तों अनुच्छेद 267 में है। ठीक है, तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हो गई, और किसको नहीं पता है? अब तो अच्छे से पता चल गया सर। तो मैंने कहा ना कि आप मेरी क्लास में बने रहिए, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, अगला सवाल, किस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है? देखिए, एक ही प्रश्न तरीका अलग अलग, एक ही प्रश्न तरीका अलग अलग। भाई पूछने का बस टेक्निकल रूप देखिए कि एग्जामिनर के दिमाग में कितनी तरह की बातें चल रही हैं। एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछ रहा है। अरे भाई, नितिन सर ने एक बार समझा दिया कि संसद के अनुमोदन से अगर पैसा निकालना है तभी संचित निधि से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बात खत्म, हम इतना जानते हैं। और बिना अनुमोदन के अचानक से पैसा चाहिए तो राष्ट्रपति के पास नियंत्रण है, आकस्मिक निधि से पैसा निकाल दो। 2 लाइन की बात है, काहे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो हमको? काहे परेशान कर रहे हो? अरे हम नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनर कर रहा है। सुनो क्या लिखा है, किस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है? तो बताया तो आकस्मिक निधि से निकाल लो, उसमें संसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालने की इच्छा हो रही है, जिसके बारे में अनुच्छेद 267 में बताया गया, तो निकाल लो, वहां से कोई आवश्यकता नहीं है। एक रास्ता और है, एक जगह और है दोस्तों। ये तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। मान लीजिए सवाल दे दे कि ये वाला छोड़कर, ठीक है, और मान लो परीक्षा में ऑप्शन ही ना दे दे, तब
मान लो परीक्षा में आकस्मिक निधि का ऑप्शन ही नहीं दे दे, सर वो तो आपने बताया नहीं। हाँ, तो ये अलग बात है ना। अब सुनो दोस्तों, एक तरीका और है यहां से पैसा निकालने का, वो है दोस्तों लोक लेखा से। कहां से दोस्तों? लोक लेखा से भी पैसा बाहर किया जा सकता है, लोक लेखा से भी पैसा बाहर किया जा सकता है। और किसके बिना? बिना संसदीय विनियोजन के लोक लेखा से पैसा निकल सकता है। आकस्मिक निधि तो अपने जगह, हर बार आकस्मिक निधि से पैसा मत निकालिए, जरूरत पड़ने पर लोक लेखा से भी पैसा निकलता है। अच्छा, इसको भी याद रखना है, अभी तक आपने नहीं बताया। अरे धीरे धीरे सिखाना भाई, एक बार में आपके दिमाग में नहीं डालना है, पूरी क्लास पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनिए अगला सवाल लिख रहा है, लोक लेखा से होने वाले भुगतान मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? चलिए सर, लोक लेखा से पैसा तो बाहर कर दिए, लेकिन ये भुगतान का हम करते क्या है दोस्तों? ये भुगतान प्रायः याद रखिएगा बैंक के आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। किससे दोस्तों? बैंक के आदान प्रदान से संबंधित भुगतान होते हैं। किससे? लोक लेखा के भुगतान, और किसी काम में नहीं। ठीक है, और किसी काम में नहीं। लिख रहा, किस निधि में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है? ये तो फिर वही पुराना सवाल दे दिया। ठीक है, ये तो संचित निधि वाली बात है कि जहां जहां से कलेक्ट करो सब ला करके संचित निधि, जो मेन वाला गुल्लक है, वहां डालते जाओ, जिसके बारे में अनुच्छेद 266 में बताया गया है। अनुच्छेद 266 में बताया गया है, ये बात क्लियर करिएगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि वाकई जो नितिन सर कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, समस्या, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि और कौन कौन सी किताबें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, पढ़िए अगला सवाल। लिख रहा, सभी अन्य सार्वजनिक धन जैसे भारत की संचित निधि से ऋण के अलावा भारत सरकार या उसके लिए कहां से ऋण लिया जा सकता है? लिख रहा दोस्तों, संचित निधि को छोड़ करके कहां से? तो पीछे बताया तो लोक लेखा से निकाल लो, लोक लेखा से निकाल लो भाई। ठीक है, अगर यही करना है तो लोक लेखा से दोस्तों विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, या और बहुत कोई अचानक से आवश्यकता पड़ गया तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसका नियंत्रण राष्ट्रपति जी के पास है। किस खाते में भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत, बैंक जमा या विभागीय जमा आदि शामिल होते हैं? मैंने कहा बैंक के आदान प्रदान कहां होते हैं? अभी अभी बताया दोस्तों कि लोक लेखा में दोस्तों हमेशा क्या होता है दोस्तों? बैंक के आदान प्रदान, बैंक के संबंधित, मैंने इसीलिए एक लाइन में सब लिखा था कि बैंक से संबंधित जितने भी आदान प्रदान होंगे, एक लाइन में आपको उत्तर याद रखना है कि वहां उत्तर हमेशा क्या होगा? लोक लेखा होगा। ठीक है, जहां पर बैंक की बात आ जाए, जहां बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात आ जाए, वहां अपने भाषा में बस खाली यही उत्तर कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट न लिखा होता तो शायद इस सवाल को कोई बच्चा सही न कर पाता। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा, किस खाते को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों संचित निधि को, तो संचित निधि को नियंत्रण करने का एक एक पॉइंट यहां लिख देता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लिख दें यहां पर संचित निधि, तो संचित निधि को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? संचित निधि को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो हमने पढ़ा संसद करती है। संचित निधि को कौन नियंत्रित करता है? संसद करती है। पॉइंट 2 पे हमने पढ़ा था आकस्मिक निधि। क्या पढ़ा था दोस्तों? आकस्मिक निधि। हम पूछे आपसे आकस्मिक निधि को नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? तो आपने देखा कि इसका नियंत्रण भैया राष्ट्रपति जी के पास होता है। पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, पॉइंट 3 दोस्तों हमने पढ़ा कि लोक लेखा। पॉइंट 3 में हमने क्या पढ़ा? लोक लेखा। ठीक है, लोक लेखा, जिसका संबंध दोस्तों किससे होता है? ये बैंक ट्रांजैक्शन से होता है। इसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसको कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? कार्यकारी प्रक्रिया है इसके लिए संसद की, उसके द्वारा दोस्तों इस लोक लेखा को नियंत्रित किया जाता है। तो आगे से ध्यान दीजिएगा कि ऐसे में सवाल पूछे तो क्या बताएंगे? लोक लेखा सवाल का उत्तर होगा हमारा। कहीं कोई दिक्कत? बहुत आसान है भैया, जितना लोग कठिन समझते हैं ना, सच बताएं उतना कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा हो तो बताइए। आज हमारी 33वीं क्लास है, पढ़कर लगेगा आपको। ठीक है, 183 मतलब क्या हो गया? 33, क्योंकि इसी लेक्चर सीरीज में 150 लेक्चर इतिहास का दिया गया है, जाके पढ़ लीजिए। आगे इसी लेक्चर में सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का 17वां स्थान। मैं सारा पॉइंट आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, यहां देखिए दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल होता है सत्राहूत। क्या होता है? सत्राहूत। एक सवाल होता है सत्रावसान। ठीक है, वसान। मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करना चाहूंगा इसका। तो यहां जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सत्र धन आहूत।
जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सत्र धन अवसान, क्या होगा, अवसान। अब मैं आपको अर्थ समझाना चाहूंगा। आहूत मतलब होता है बुलाना, यानी जब सत्र को बुलाने की बात हो तो उसे क्या कहते हैं, सत्राहूत। अवसान मतलब होता है समाप्त करना, जब सत्र को समाप्त करने की बात हो तब क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्रावसान। ये दोनों ही काम, चाहे बुलाने का काम हो चाहे भगाने का काम हो, ये दोनों ही काम कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। तो ऐसे में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाहे परीक्षा में सत्राहूत की बात करे चाहे परीक्षा में सत्रावसान की बात करे। पॉइंट नोट कर लिए, ये हमारा पहली बात है। दूसरी बात क्या याद रखना दोस्तों, याद रखेगा बुला तो लेगा राष्ट्रपति, और बुलाएगा किसे, ऐसा कब किया जाता दोस्तों। अच्छा ये तो छोड़िए, अब इसके अलावा एक पॉइंट पढ़ते हैं, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में जब कभी बुलाया जाता है, सत्राहूत किया जाता है ना, तो राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता वो नहीं करता है, बुलाएगा खाली, ये उसकी जिम्मेदारी, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इस संयुक्त बैठक के बारे में दोस्तों कहां बताया गया, तो हमने पढ़ा है अनुच्छेद 108। ठीक है, आप कहेंगे कैसे सर फटाफट आप बता दे रहे हैं, पढ़ाया हूं आपको, आप भी बता दोगे, अगर रिवीजन करते तो आप भी बता दे। ठीक है, लिख रहा है संयुक्त बैठक किस संबंध में बुलाई जाती है, जब दोनों में क्या होता है दोस्तों, जब लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों में क्या हो दोस्तों, मतभेद चल रहा हो, कुछ डिसीजन न निकल पा रहा हो, तब दोस्तों इसको बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बात आता बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो याद रखेगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इस अधिवेशन की, इस संयुक्त अधिवेशन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखेगा, ये बुलाया जाता है, तो जब बुलाया जाता है ना तो इसमें साधारण विधेयक पारित होता है, किसी विशेष की बात नहीं आती है। क्या होता है दोस्तों, साधारण विधेयक पारित करने के लिए ही ये बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब एक कतई नहीं कि विशेष जो है रूप से इसे पारित किया जाएगा, ऐसा नहीं है, याद रखेंगे साधारण विधेयक यहां पारित किया जाता है। ठीक है, लिख रहा है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों कौन बुलाता है, अगर बुलाने की बात करें तब आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति। बच्चे ही तो गलती करते हैं, सोचते हैं बुलाया राष्ट्रपति तो अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करेंगे, बस यही उनसे हो जाती गलती और यही उनका एक नंबर चला जाता है। तो बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। आगे देखिए, संसद के किस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। तो मैंने कहा था दोस्तों, ये जो बजट होता है ना, ये हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, लोकसभा में। जिन बच्चों को मेरी बात याद हो कि बजट हमेशा क्या होता है दोस्तों, बजट एक तरह का धन विधेयक होता है, उनके दिमाग में हमेशा यह सत्य रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा कि जब धन विधेयक है तो जाहिर सी बात है उसका संबंध तो लोकसभा से है सर। ठीक है, और ये किया कब जाता दोस्तों, तो ये पारित कब किया जाता है, तो हमारे संविधान में दोस्तों एक बजट सत्र चलता है। ठीक है, बजट सत्र चलता है। ठीक है, इस बजट सत्र में ही दोस्तों बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बजट सत्र में ही बजट क्या किया जाता है दोस्तों, प्रस्तुत किया जाता है। एक सवाल दोस्तों आपसे अक्सर करके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये जो बजट सत्र है ये कब से कब तक चलता है। तो दोस्तों पहली बात, बजट सत्र को पहला सत्र कहते हैं, ये पॉइंट 1 नोट करिए। ठीक है, दूसरा बात कि दोस्तों बजट सत्र जनवरी से स्टार्ट होता है और ये मई तक चलता है। जनवरी से लेकर मई तक दोस्तों कौन सा सत्र चलता है, इस सत्र को हम बजट सत्र का नाम देते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा सत्र आता है, मतलब दूसरा सत्र कौन सा होता है दोस्तों, तो पहला तो बजट सत्र होता है और टाइमिंग दोस्तों जनवरी से मई, याद रखेगा। दूसरा सत्र बरसात का होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मानसून सत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून सत्र। ठीक है, तो याद रखेगा पहला मतलब शुरुआत होती बजट सत्र से, दूसरा होता है मानसून सत्र। संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों, बजट सत्र को हम क्या कहते हैं, यह भी पूछ सकता है ना, ये पहला। तो बजट वैसे भी बड़ा होता है दोस्तों, सबसे छोटा सत्र अगर पूछ दे तो बताएगा शीतकालीन सत्र, जो तीसरा सत्र होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, शीतकालीन सत्र को। ये सबसे जो है छोटा सत्र मानते हैं क्योंकि ये कम समय के लिए चलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक कितनी बार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन
किए जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लिखिएगा 3 बार। कितने बार दोस्तों? 3 बार, और ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कुछ किताबों में दोस्तों मुझे 4 बार मिला, जो कि गलत जवाब है। ठीक है, अभी तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं? तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पे मुझे 4 बार मिला। फिलहाल मैं असंतुष्ट हूं इस बात से। ठीक है, मैं क्या हूं दोस्तों? मैं इस बात से असंतुष्ट हूं, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। इस प्रश्न के आगे मैं स्टार लगा दे रहा हूं कि एक बार आप भी शोध कर लीजिए। मैंने तो कर लिया शोध, मुझे नहीं मिला, आप एक बार कर लीजिएगा। लोकसभा में विपक्षी दल का दावा करने हेतु, मान लीजिए कोई दल है जो विपक्षी दल का दावा करता है, कहां पर दोस्तों? लिख रहा है लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। तो कह रहा न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10, कम से कम कितना दोस्तों? 1/10। अब संसद के सदस्यों की कुल संख्या है कितनी? है दोस्तों 545। 545 का 1/10 क्या हो जाएगा? 54.5 है। मतलब कम से कम 55 सदस्य। कितने दोस्तों? कम से कम कितने सदस्य दोस्तों? कम से कम 55 लोग अगर उसके पास हैं, तब तो दोस्तों विपक्षी दल का दर्जा उसे मिलेगा, अन्यथा नहीं। मतलब उसके लिए भी आपको औकात होनी चाहिए। 54, 55, 54.5 कोई आधा काट के तो रखा नहीं जाएगा भाई, इसलिए 55 कहिए। लिख रहा है एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल के शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहते हैं? तो एक का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, दूसरे का कार्यकाल शुरू होने वाला हो, इसी को दोस्तों हम नाम देते हैं पंगु सत्र का। किसका नाम देते हैं दोस्तों? इसे हम किसका नाम देते हैं? इसे हम पंगु सत्र का नाम देते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, पंगु सत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, पंगु सत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये आपको दोस्तों बताना है। ली गई है, ये आपके लिए दोस्तों एक सवाल रहेगा। क्या है ना कि आपके सवालों का जवाब अगर मैं देता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं। ये पंगु सत्र की अवधारणा किस देश से ली गई? वही घिसा पिटा सवाल मत पढ़ा करिए कि जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के बारे में बताया लिया गया। ठीक है, नहीं, घिसा पिटा नहीं, थोड़ा नया भी पढ़ें। पंगु सत्र बताइए ये कहां से लिया गया है? नहीं बता पाएंगे तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा संसद के 2 सत्र या बैठक या अधिवेशन के बीच अधिकतम दोस्तों कितना अंतराल हो सकता है? तो मैक्सिमम दोस्तों 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्र के बीच में। ठीक है, करा संसद का सबसे पहला सत्र कौन सा होता है? बताया तो पहले सत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बजट सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट सत्र कहते हैं। यह बजट सत्र दोस्तों कब से कब तक चलता है? तो हमने पढ़ा दोस्तों, बजट सत्र जनवरी से मई तक चलता है। 2 बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। कर संसद का कौन सा सत्र जनवरी के आखिरी से मई तक चलता है? फिर वही सवाल कर दिया आप। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बजट सत्र चलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों इतना आपके लिए दोस्तों पर्याप्त था। आप अगर क्लास में जुड़े रहेंगे ना और डेली पढ़ते रहेंगे तो ऐसे बहुत अच्छे सवालों पर चर्चा होती है। और देखिए अगली क्लास में हम लोग अपना कवर करने वाले, आज हमारा 5490 सवाल कवर हो गया। अगली क्लास में दोस्तों हमारे 5500 सवाल कवर हो जाएंगे। 5500 सवाल। YouTube पर इतनी बड़ी श्रृंखला आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी जीके जीएस की श्रृंखला कहीं नहीं। एक एक टॉपिक पर हम लोग इतना आराम से चर्चा कर रहे हैं कि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारे ये किताबें लॉन्च की गई हैं, ई बुक लॉन्च किए गए हैं। आप चाहें तो इसे भी जो है परचेज कर सकते हैं, इसके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी जो हमारा पेड कोर्स है, जो किताबें हैं, एक बार मौका देकर देखिए, निश्चित रूप से हम आपको संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक निवेदन आप सभी से है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हालांकि करते नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन करना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।